दोस्तों नमस्कार। 800 सवालों तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग 801 से आगे बढ़ेंगे। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है। यानी जब कोई वस्तु की जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से अधिक हो तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? उस वस्तु को कहा जाता है पराध्वनिक। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आप जानते हो कि प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है। जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के ऊपर बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? जब दूर की वस्तु पीड़ित व्यक्ति देखेगा तो उसका इमेज रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाता है। जब भी वो दूर की वस्तु को देखेगा तो उसका इमेज रेटिना पे बनना चाहिए ना, रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष के अंदर, और इसको सही करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। अवतल लेंस, ये देखो ये अवतल लेंस है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस बोले तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। जब कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल हुआ तो देखो प्रतिबिंब वापस से रेटिना पर बनना स्टार्ट हो चुका है। कंपन इंगित करता है किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। तो अगर कोई वस्तु कंपन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? दो पॉइंट के बीच क्या है? वो आना जाना कर रहा है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, उसी को तो कंपन बोलते हैं। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। कुछ बहुकोश के सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है। राइजोपस आपको याद होगा, राइजोपस भी ध्यान रखो, और एस्परजिलस, ये दोनों ही क्या है? कवक है, और मशरूम भी कवक ही होता है। तो इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है? यहां देखो आप, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो ये सारे क्या है? स्पोरेंजिया है। ये सारे स्पोरेंजिया है और इसमें होते हैं स्पोर्स। ऐसे छोटे छोटे काफी स्पोर्स होते हैं भरे हुए। जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब ये फट जाता है। फटने के बाद क्या होगा? ये सारे स्पोर्स हवा में बिखर जाते हैं और जहां जहां ये स्पोर्स जाकर के गिरेंगे वहां पर नया कवक ग्रो कर जाएगा। तो ये होता है बीजाणु समासंग। पूरा बोलते हैं बीजाणु समासंग, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बीजाणु समासंग बोल दो या फिर स्पोर फॉर्मेशन बोल दो अंग्रेजी में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। वस्तु का संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुने में वेग। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर। सी हमारा राइट आंसर। पीवीसी का पूर्ण रूप है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसका इस्तेमाल जो है बहुत बड़े लेवल पर होता है। काफी सारी चीजों में पीवीसी का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसके ऊपर जो कोटिंग होता है, विद्युत रोधी जो कोट होता है, उसमें भी पीवीसी का इस्तेमाल होता है। ये जो पाइप आप देखते हो, प्लम्बर इस्तेमाल करते हैं पाइप वगैरह का, वो सारा पीवीसी का बना होता है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें से बताना है कि गलत है? अधातुएं ऋणायन बनाती है, तो ये सही है। जो अधातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन अधातु ग्रहण करती है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु धनायन बनाती है, ये गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। धनायन बनाती है धातु, न कि अधातु। अधातु विद्युत की कुचालक होती है, तो ये भी सही है। जो अधातु होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं और धातु सुचालक होते हैं। दृढ़ उत्तक डैश से बना होता है। दृढ़ उत्तक को बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इंग्लिश में बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। बी हमारा राइट आंसर। डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। अनबुझा चूना बोल दे, या फिर बिना बुझा हुआ चूना बोल दे, या फिर आपसे बोल दे कली चूना। कली चूना यानी कि क्विक लाइम। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं भगड़ा चूना। भगड़ा चूना बोल दो, या फिर बुझा हुआ चूना बोल दो, या फिर स्लैक लाइम बोल दो। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु हैं। टोटल 7 उपधातुएं हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। कौन कौन से हैं देख लो। बोरोन है, उसके बाद सिलिकन, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऐसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से आंसर कर दोगे। यह है आपका आवर्त संख्या 2 में, यह है आवर्त संख्या 3 में, ये दोनों है आवर्त संख्या 4 में, ये दोनों है आवर्त संख्या 5 में, और ये है आवर्त संख्या 6 में। तो ये है 4 में और ये दोनों, और ये है 5 में। तो 4 और 5 हमारा राइट आंसर। अब इस सवाल को जो है आप पढ़ो आराम से कि ये क्या कह रहा है। मैं सीधा सोल्यूशन पे आता हूं। आप जानते हो जो ठोस होता है, ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं ठोस के, वो काफी पास पास होते हैं। ये बात आप जानते हो। ठोस के जो कण होते हैं पास पास होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, यानी कि आणविक बल जो होता है, वो काफी मजबूत होता है। जब हम बात करते हैं द्रव को लेकर के, तो द्रव में क्या होता है? यही जो कण होते हैं ये थोड़े दूर होते हैं। यही कण जो है थोड़े दूर होते हैं। और जब हम बात करते हैं गैस में, तो ये कण जो है और भी ज्यादा दूर होते हैं। ये कण और भी ज्यादा दूर होते हैं।
आप जानते हो जब हम ठोस को गर्म करते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यही ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है, और जब हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यही द्रव जो है गैस में कन्वर्ट होता है। इसके अगर हम ठीक उल्टा करें कि गैस से हमें द्रव में जाना है तो डेफिनेटली टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा। ये जो सिलेंडर होता है, आप जानते हो इस सिलेंडर में होता है गैस, इस सिलेंडर में गैस भरी है, लेकिन इसमें जो गैस भरी गई है वो गैस द्रव अवस्था में है। वो गैस कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। ये द्रव अवस्था में कैसे आया होगा? ये द्रव अवस्था में आया होगा तापमान को कम करके, क्योंकि गैस से हमें द्रव में जाना है तो तापमान को डेफिनेटली कम करना पड़ेगा और दबाव को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर को क्यों बढ़ाएंगे? प्रेशर को हम लोग इसलिए बढ़ाते हैं ताकि ये जो पार्टिकल्स दूर दूर थे ना वो पास पास आ जाए, वो इतने पास आ जाए जितने की एक द्रव अवस्था में होता है। यही किया जाता है यहाँ पर इस सिलेंडर में। इसे बोलते हैं गैस को कंप्रेस करना। गैस को कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित किया जाता है तापमान को कम करके और दबाव को बढ़ा करके, तापमान को कम करके और दबाव को बढ़ा करके। तो इस वाले में जो हो जाएगा, पहला वाला में गैस कंटेनर हो जाएगा, इसमें गैस हो जाएगा और इसमें गैसो हो जाएगा। गैस कंटेनर, उसके बाद गैस, उसके बाद गैसो। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है। उसके बाद एक होता है अपघटन अभिक्रिया, जिसमें कि एक अभिकारक टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में। तो यह है संयोजन और यह है वियोजन। हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा सी। अब ये एक गणित का सवाल है। आपको यहां पर दे रखा है स्पीड, आपको यहां पर स्पीड दे रखा है, आपको यहां पर डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पूछा है। समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर 7 किलोमीटर है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर एसआई मात्रक में चाहिए तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर 700 है तो 1 0 से 1 0, 2 0 नीचे, 2 0 ऊपर, 7 से ये 7 खत्म, 10 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को डैश कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच, कोई भी दो वस्तु पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तु को उठा लो आप, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r²। मतलब ये अगर एक मास है m1, ये एक मास है m2 और इसके बीच की जो दूरी है वो है r, तो हम इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए। इस G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। पूरे यूनिवर्स के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। आप विकास के संबंध को, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक है उसके कारण तने की लंबाई बढ़ती है, लेकिन टिप से, ठीक है, एकदम शीर्ष वाले भाग से। और जड़ों में जो शीर्ष होती है वहां पर भी ये एपिकल मेरिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इंटरकैलेडी मेरिस्टम, पर्व संधि के बीच की लंबाई को बढ़ाना इसका काम है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम का काम होता है मोटाई को बढ़ाना, तने की मोटाई को बढ़ाना। इसी को बोलते हैं गर्त में वृद्धि करना, पार्श्व वृद्धि। बी हमारा राइट आंसर, लेटरल मेरिस्टम। एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं 1 दर्जन में कणों की संख्या 12 है, जैसे मैं बोलूं कि 1 दर्जन कण है तो आप क्या बोलेंगे? संख्या में 12 कण है। ऐसे ही अगर 1 मोल में कणों की संख्या बोल दे तो हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह दर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? यह बात सबसे पहले किसने कहा? जेम्स मैक्सवेल ने। आप इस टेबल को ध्यान में रखिए अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, और उन्होंने ये कहा था कि जो श्वेत प्रकाश है, यहाँ पर लिख लेना श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। और न्यूटन ने ही कहा था कि श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। ये न्यूटन ने कहा। हाइजन ने कहा कि प्रकाश तरंग है, वेव नेचर जो है, लाइट के पास जो वेव नेचर है, इस बात को सबसे पहले किसने कहा? हाइजन ने कहा। थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण दिया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये थॉमस यंग ने दिया। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है, यानी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों है। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया है, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था किस लिए? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, इसी के लिए।
कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में मोलों की संख्या होगी। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जितना परमाणु द्रव्यमान रहे उसी में ग्राम लगा दो, यही हमारा 1 मोल के बराबर हो जाएगा। जितना परमाणु द्रव्यमान रहे उसमें ग्राम लगा दो, वही हमारा 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो 12 ग्राम में 1 मोल है तो 24 ग्राम में 2 मोल हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है। अंतिम उपधातु है पोलोनियम। ये हमारा राइट आंसर। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? प्रति इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। प्रति इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और बट्टे में आयतन। तो प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को देखना है और आपको अवरोही क्रम चुनना है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन है। इसमें से जब आप 2 हाइड्रोजन उड़ा दोगे, 2 हाइड्रोजन आप गायब कर दोगे, तब एल्कीन बनता है। और इसमें से भी जब 2 हाइड्रोजन उड़ा दोगे आप CnH2n-2, तब जाकर के एल्काइन बनता है। तो आप देखो जैसे जैसे हम एल्केन से एल्काइन की तरफ आए हैं, हाइड्रोजन की संख्या जो है यहाँ पर घट रही है। तो सबसे ज्यादा एल्केन के अंदर होगा, उससे कम हाइड्रोजन एल्केन के अंदर और सबसे कम एल्काइन के अंदर। डी हमारा राइट आंसर। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा पूरे ब्रह्मांड में हर 2 वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। हर 2 वस्तु के बीच में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी, चाहे वो कितना भी बड़ा वस्तु क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा वस्तु क्यों ना हो, चाहे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की बात क्यों ना करें, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और अभी मैंने आपसे कहा कि जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान में रखना है आपको, कैपिटल G m1m2/r²। इस फॉर्मूले को देखो और आंसर टिक करो। यहां देखो आप, जो बल है वो समानुपाती है द्रव्यमान के गुणनफल के, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक है, सही है। और व्युत्क्रम अनुपाती है उसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। तो ये हमारा राइट आंसर। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। खारे पानी में यानी कि सलाइन वाटर में। सलाइन वाटर में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे हम लोग हेलोफाइट बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट यानी कि एक्वाटिक प्लांट, जलीय पादप। मैक्रोफाइट का मतलब भी एक्वाटिक प्लांट ही होता है, चाहे वो अंशतः पानी में डूबा हुआ हो, चाहे पूर्णतः डूबा हुआ हो। जेरोफाइट का मतलब होता है जो ऐसे जगह पर ग्रो करते हैं जहां पानी की बहुत ही कमी है, ड्राई प्लेस है, जैसे कि जो मरुस्थल है, वहां पर अगर कोई पादप है मतलब वो जेरोफाइट है। तो कैक्टस हो गया, कैक्टस बोल दे या फिर ओपुन्शिया बोल दे, नागफनी बोल दे, ये क्या होते हैं? जेरोफाइट होते हैं। आपको यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है और आपको यहाँ पर चार्ज दे रखा है। आपसे पूछा है कितना काम करना पड़ता है। दो बिंदु के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो 10 वोल्ट है और उनके बीच 2 कूलम चार्ज को स्थानांतरित किया गया है। तो कार्य कितना करना पड़ा? तो कुछ नहीं करना है, आपको बस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कार्य बराबर हमारा होता है विभवांतर और गुणे में आवेश। तो 10 और गुणे में 2 यानी कि 20 जूल, जो कि एक ही विकल्प में दे रखा है, वो है बी। डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है कली चूना। फॉर्मूला मैंने आपसे क्या कहा? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और इसका होता है CaO। ये एक अभिक्रिया है, आपके सामने बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। ये दोनों ही रिएक्शंस आप ध्यान में रखो, ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, यहां आप देखो ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, यहां से देखो ऑक्सीजन छोड़ करके, मैंगनीज को छोड़ करके ऑक्सीजन जो है वो भाग गया। तो ऑक्सीजन को छोड़ करके जाना ये कहलाता है रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो MnO2 का हो गया अपचयन। देखो MnO2 से MnCl2, ये हो गया अपचयन। क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ करके भाग गया। यहां आप देखो HCl से हाइड्रोजन छोड़ करके चला गया और यहां पर केवल क्लोरीन बचा। HCl से केवल क्लोरीन बचा, तो यहां पर हाइड्रोजन का छोड़ के जाना ये कहलाता है उपचयन। ऑक्सीजन छोड़कर जाएगा तो अपचयन, अगर हाइड्रोजन छोड़कर जाएगा तो उपचयन। तो HCl का Cl2 में हो गया उपचयन, तो यहां हो गया उपचयन, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया MnO2 का रिडक्शन। तो एक ही अभिक्रिया में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे यहां देखो आप, यह है जिंक ऑक्साइड, यह है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से देखो आप, यहां केवल जिंक बचा है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया, यानी जिंक ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन का छोड़ करके जाना रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और कार्बन के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो कार्बन के यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ZNO का यानी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो एक ही अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों हो तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। डैश तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो चमगादड़
जो चमगादड़ होते हैं वो कौन सा साउंड निकालते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक साउंड यानी कि प्रश्रव्य ध्वनि। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। यह भी देख लो, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठाकर आपसे पूछा गया है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। ये बात आप जानते ही हो, ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं जब आप बाह्य बल लगाते हो। तो बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। ज्यादा बल अप्लाई किया जाए, बाह्य बल अप्लाई किया जाए तो ठोस टूट जाएंगे, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाह्य बल और दृढ़ता। सी हमारा राइट आंसर, बाह्य बल और दृढ़ता। रिजिडिटी, यह गुण जो है रिजिडिटी कहलाता है। ये दे रखा है आपसे, पूछा है निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो अल्कोहल में OH होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है सिंपली, और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है। डी हमारा राइट। यह कोई वस्तु तैरती है, यह नहीं होगा यहाँ पर, यदि होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा, वस्तु तैर रही है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल डैश होगा। उत्क्षेप बल को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स, जब हम किसी वस्तु को जल में डुबोते हैं तो जल भी उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। डैश होगा। तो वस्तु तैर रही है, जब वस्तु तैर रही है तो वस्तु का भार और अपथ्रस्ट फोर्स ये आपस में बराबर होते हैं। वस्तु का भार और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये आपस में बराबर होते हैं। अगर वस्तु डूब जाती है तो डेफिनेटली वस्तु का जो भार होगा वो अधिक होगा अपथ्रस्ट फोर्स से। यानी नीचे वाला जो फोर्स है, जो भार है, वो भी एक बल है जो कि नीचे की ओर काम करता है। तो भार अगर अधिक होगा तो वस्तु नीचे की ओर डूब जाएगा, तैरेगा नहीं। और जब अपथ्रस्ट यानी कि उत्क्षेप बल और भार आपस में बराबर होंगे तब वस्तु तैरने लगेगा जल में। आर्किमिडीज के बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है जो आपको पढ़ने हैं। एक बार बस पढ़ लो, आप वीडियो पॉज कर लो और एक बार इसको रीडिंग दे दो, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया डैश में होता है। स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। स्पाइरोगैरा के अंदर होता है खंडन। खंडन को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जिसे एनसीईआरटी में हिंदी में कहा गया है खंडन। और प्लेनेरिया के अंदर होता है रीजेनरेशन यानी कि पुनर्जनन। अब देखो बोर्ड वाले ने इन दोनों के लिए आंसर पुनर्जनन दिया, यानी स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया दोनों में पुनर्जनन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर कोई भी आंसर टिक नहीं मार रहा हूँ। स्पाइरोगैरा के अंदर आप ध्यान रखेंगे खंडन स्पाइरोगैरा ये एल्गी है, शैवाल है, और प्लेनेरिया यहाँ पर देखो आप, इसके अंदर होता है रीजेनरेशन। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। प्लेनेरिया के अंदर होगा पुनर्जनन और स्पाइरोगैरा के अंदर होगा खंडन। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है विखंडन, जो कि 2 प्रकार के होते हैं आप खुद में, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ये सारे द्विविखंडन करते हैं, यानी एक से ये 2 हो जाते हैं, जैसे कि अमीबा, लिशमेनिया जिसके कारण कालाजर होता है, पैरामीशियम। उसके बाद बहुविखंडन प्लाज्मोडियम जो जिसके कारण मलेरिया होता है। उसके बाद एक खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, यह है विखंडन। विखंडन का मतलब फिजन। विखंडन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फिजन और खंडन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो स्पाइरोगैरा के अंदर क्या होगा? खंडन होगा। पुनर्जनन प्लेनेरिया के अंदर होगा, हाइड्रा के अंदर होगा, और मुकुलन हाइड्रा के अंदर और खमीर के अंदर होगा। और बीजाणु समासंग जो कि पिछले वीडियो में आया था, एस्परजिलस, राइजोपस, इसके अंदर होगा। तो ये सारे अलैंगिक जनन के प्रकार हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? हम लोग उत्तक की परिभाषा क्या देते हैं? उत्तक वैसे कोशिकाओं का समूह होता है जो एक ही प्रकार के होते हैं और एक ही तरह के कार्य करते हैं। जनरली उत्तक की परिभाषा हम लोग यही देते हैं, लेकिन पादपों में जो जटिल उत्तक होता है, प्लांट्स के अंदर जो जटिल उत्तक होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, इन सब में क्या होगा कि कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है और इनका कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ देखो, ये फ्लोएम टिश्यू है, प्लांट के अंदर ये फ्लोएम टिश्यू है, इसमें आपको सीव ट्यूब मिलेगा यानी कि सीव नलिका। उसके बाद कंपेनियन सेल्स मिलेंगे यानी कि साथी कोशिका। उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक और होता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। सीव नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब ये चारों एलिमेंट्स हैं, ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, लेकिन ये सीव नलिका, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इन सब के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। सीव नलिका और कंपेनियन सेल्स, इनका काम होता है भोजन का संवहन करना, यानी कि फूड को ट्रांसलोकेट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना, और ये जो फ्लोएम फाइबर्स है यानी कि फ्लोएम रेशे, इनका काम होता है स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यांत्रिक सहारा देना।
स्लैक लाइन बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो ये आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कली चूना है। जब ये पानी के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैक लाइम बोलते हैं, बखरा चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ओम मीटर डैश की एसआई इकाई है। ओम मीटर आप जानते हो प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता, लंबाई और बट्टे में क्षेत्रफल। ये प्रतिरोध है, एसआई मात्रक इसका ओम होता है। लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। ये 2 से ये एम, एक एम खत्म हो जाएगा, यहाँ से रो बराबर हमारा आ जाएगा ओम मीटर। ये जो प्रतिरोधकता है इसी का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर जो एसआई मात्रक है वो है प्रतिरोधकता का, यानी कि रेजिस्टिविटी का। यह है रेजिस्टेंस और यह है रेजिस्टिविटी। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था जेनेटिक्स से, अनुवांशिकी से। ये सवाल आधा अधूरा है, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट यही सवाल दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये आधा अधूरा सवाल पूछा गया है। आप इस सवाल को देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक आई बटन दिखेगा आपको, ऊपर में दाएं साइड में कोने पर एक आई बटन दिखेगा, वहां पर एक वीडियो मिलेगा जेनेटिक्स का। उस वीडियो पर क्लिक करके आप क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, वहां पर पूरा कंप्लीट सवाल है, आधा अधूरा नहीं है। वहां मैंने सवाल को सॉल्व किया हुआ है, आप वहां से देख ले। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर देख लो, पहले से मैंने करवाया हुआ है सेम टू सेम, तो आप इसको इस पर क्लिक करके देख लो। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद इस आई बटन पर क्लिक करना और क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेना। किसी तत्व का विद्युत विन्यास 285 है तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। 285 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन भी होंगे, और 15 प्रोटॉन है तो 15 एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा, परमाणु संख्या 15 हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। देखिए लाइकेन के बारे में आप क्या जानते हो कि ये जो लाइकेन होता है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सहजीवी संबंध होता है। किसके किसके बीच में? कवक के बीच में, कवक और शैवाल के बीच में। शैवाल के जगह पर यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, यानी कि नील हरित शैवाल भी हो सकता है, या फिर कोई थैलोफाइट भी हो सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि किंगडम मोनेडा के अंदर आएगा। ये जो कवक है ये किंगडम फंजाई के अंदर आएगा, यानी कवक जगत के अंदर आएगा। ये किंगडम मोनेडा के अंदर आएगा। और अगर कोई दूसरा शैवाल हुआ नील हरित शैवाल के अलावा तो थैलोफाइटा समूह के अंदर आएगा, यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर आएगा। अब इन सारे विकल्पों को देखते हुए हम थैलोफाइट को टिक मार सकते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है, हम इसको टिक मार सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि लाइकन थैलोफाइटा के अंदर आएगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि लाइकन जो है थैलोफाइटा के अंदर आएगा, क्योंकि लाइकन के अंदर तो कवक भी है ना, कवक भी है, शैवाल भी है। हम इसको थैलोफाइटा के अंदर डाल देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कवक भी थैलोफाइटा के अंदर आ चुका है। तो हम लाइकन को कवक के अंदर भी समझ सकते हैं, थैलोफाइटा के अंदर भी समझ सकते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर, और हम लाइकन को किंगडम मोनेडा के अंदर भी समझ सकते हैं जब शैवाल की जगह पर नील हरित शैवाल होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा तब। तो किसी एक जगह पर हम इसको नहीं रख सकते हैं। लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कवक और शैवाल के बीच में। लेकिन यहाँ पर इन सारे विकल्पों को देखते हुए हम थैलोफाइट को टिक मार सकते हैं, लेकिन हमेशा हम थैलोफाइटा के अंदर डालें ऐसा नहीं होगा। जब बैरोमीटर की परत यानी कि पाठ्यांक यहाँ पर, ठीक है, परत का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीडिंग यानी कि पाठ्यांक। जब बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है, जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है, अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से घट जाती है इसका मतलब आंधी आने की संभावना है। अगर धीरे धीरे घटती है, अचानक घट गई तो आंधी आने की संभावना है। अगर धीरे धीरे रीडिंग नीचे आती है इसका मतलब हुआ वर्षा होने की संभावना है। और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ती है तो इसका मतलब होता है दिन साफ रहने वाला है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकन को डैश और डैश के बीच रखा गया है। सिलिकन जो कि उपधातु है, एटॉमिक नंबर 14 है, कार्बन ग्रुप का ये तत्व है। जो आवर्त 3 है हमारा, जो आवर्त 3 है, इसके अंदर जो तत्व आते हैं वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये जो सिलिकन है यहाँ देखो आप, एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच में है। इसके जस्ट ऊपर कार्बन आता है और इसके जस्ट नीचे जर्मेनियम आता है। कार्बन फैमिली का ये तत्व है। यहाँ देखो आप, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन लिखा हुआ है। ये हमारे साइड से क्या है, गलती है। यहाँ पर आपके एग्जाम में यहाँ पर फास्फोरस लिख करके आया था। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आप नाइट्रोजन काट करके यहाँ पर फास्फोरस लिखेंगे। एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच में सिलिकन है। आप कार्बन और जर्मेनियम के बीच में भी सिलिकन को बोल सकते हो।
डैश की प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है। जो जानवर अंडे देते हैं उसे हम लोग ओविपैरस बोलते हैं, अंडयुज बोलते हैं। और जो जानवर अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग विविपैरस बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अंडा जानवरों को कहा जाता है, अंडे देने वाले जानवर को अंडयुज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? सवाल आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक है। आपके एनसीईआरटी में ये एक टेबल दे रखा है कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर के अंदर। यहां देखो इसी टेबल से आपसे सवाल पूछा गया है। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मीथेन, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन। सबसे ज्यादा गलनांक होता है एसिटिक एसिड का और क्वथनांक भी एसिटिक एसिड का, इन चारों में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। ऑक्सीजन नहीं है और जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो सबस्ट्रेट यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा। यहाँ पर रेस्पिरेशन चैप्टर का ये सवाल है। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण विघटन नहीं होता है, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, अपूर्ण होता है। तो यहाँ पर पूर्ण विघटन नहीं होगा, यहाँ पर अपूर्ण विघटन होगा, को डैश कहा जाता है। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन यानी कि आंशिक रूप से या फिर बोल दो अपूर्ण रूप से टूटना, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसी को हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। तो जो ग्लूकोज होता है ये टूटता है पायरुविक एसिड के अंदर। इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर। अब ये पायरुविक एसिड फर्दर टूटेगा, ये टूटेगा, एटीपी बनेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना बहुत ही भरपूर मात्रा में चाहिए होता है, तभी जाकर के ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर पायरुविक एसिड से इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, उत्पाद के अंदर। और ये कहाँ पर होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स चक्र होता है, जिसके अंदर ये पायरुविक एसिड का इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर टूटना होता है। ये आपका होता है पूरा रेस्पिरेशन, जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं। ये पूरा श्वसन हो गया, कोशिकीय श्वसन हो गया, जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका अवायवीय श्वसन या फिर बोल दो अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो पार्ट है आपका हो गया ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन। डैश सबसे अधिक तन्य धातु है। तो जो गोल्ड होता है, सोना होता है, ये सबसे अधिक तन्य धातु भी है और सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु भी है। एक बल्ब है, फिलामेंट के द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको विद्युत आवेश चाहिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। Q बराबर होता है हमारा I इंटू में T होता है। I का वैल्यू 0.8 दे रखा है, T का मान 5 मिनट दे रखा है। तो आप क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, क्योंकि आपको आंसर चाहिए कूलम में। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम में। जब आपको आंसर चाहिए होता है एसआई मात्रक में, तो सवाल को बनाने टाइम हर एक जो राशि होगा, भौतिक राशि, उन सबको हम लोग एसआई मात्रक में ही डालेंगे। 240 कूलम हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मनुष्य की आवाज की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। देखो ध्वनि का जो प्रोडक्शन है, ध्वनि का जो उत्पादन है, तभी होगा जब होगा कंपन, तभी होगा जब होगा वाइब्रेशन। हमारे गले से आवाज निकलती है क्योंकि हमारे गले में वोकल कॉर्ड होता है जो कि वाइब्रेट करता है, जो कि कंपन करता है और साउंड का वहां पर प्रोडक्शन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कली चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। यानी एक प्लांट टिश्यू है जिसका जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, वो जीवित नहीं है, वो मर चुका है। मर चुका है का मतलब क्या हुआ? जो सेल है, यानी इस टिश्यू का जो सेल है वो डेड कर चुका है। सेल अगर डेड कर चुका है तो डेड सेल वाला स्क्लेरन काइमा होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरन काइमा। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? यह है कठोरता। कठोरता के बारे में यह कहा गया है, यह उच्च दबाव के तहत वॉल्यूम में कमी की अनुमति देने के लिए पदार्थ का गुण है और गैसों द्वारा यह गुण दिखाया जाता है। कठोरता किसके पास अधिक होती है? मैं आपसे बोलूं ठोस है, द्रव है, गैस है, सबसे ज्यादा कठोर कौन है? तो ठोस है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गैसों के द्वारा यह गुण दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। साथ में यहाँ देखो, इसके तहत वॉल्यूम में कमी की अनुमति दिया जाता है, यानी कि आयतन को हम कम कर सकते हैं कठोरता के कारण। ऐसा होता है क्या? जो जितना कठोर होगा उसके आकार में परिवर्तन ही नहीं होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो कठोरता के लिए ये स्टेटमेंट ए जो है गलत है। किसके लिए सही हो जाएगा? संपीड़ितता के लिए, कंप्रेसिबिलिटी के लिए।
कंप्रेसिबिलिटी के लिए, संपीड़ितता के लिए ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला सही हो जाता, क्योंकि जो संपीड़ितता है वो सबसे अधिक गैसों के पास होती है और संपीड़ित करके हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आकार है, जो कि यहाँ पर मेरे द्वारा टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर आकार नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा तरलता। आपके एग्जाम में भी तरलता लिख कर आया था, तो बोर्ड वाले की तरफ से कोई गलती नहीं है। यहाँ पर तरलता के बारे में देखो क्या लिखा था, यह किसी पदार्थ का गुण है जो आसानी से प्रवाहित होता है। ये बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तरल के अंदर हम लोग गैस को भी डालते हैं और द्रव को भी डालते हैं। तरल का मतलब होता है जिसके अंदर क्या है, फ्लो करने की टेंडेंसी हो। तरलता यानी कि फ्लूइडिटी, जिसके पास क्या हो, फ्लो करने की टेंडेंसी हो। गैस के पास भी फ्लो करने की टेंडेंसी है और लिक्विड के पास भी फ्लो करने की टेंडेंसी है। तो तरलता किसी पदार्थ का गुण है जो आसानी से प्रवाहित होता है और बाहरी बल के तहत ये अपने आकार में परिवर्तन की अनुमति देता है तथा यह गुण तरल पदार्थ और गैसों दोनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तरल पदार्थ और गैसों दोनों, तरल का मतलब तो गैस और द्रव दोनों ही हो जाते हैं, यहाँ पर द्रव होना चाहिए, द्रव पदार्थों और गैसों दोनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और तरल है तभी क्या है कि ये अपने आकृति को बदल सकता है, जिस बर्तन में डालो उसी की ये आकृति ले लेता है। द्रव के बारे में पढ़ते हो ना। यहाँ पर बी, केवल बी सच है, केवल बी सच है, लेकिन यहाँ पर आपको सही करना पड़ेगा, आकार को काट करके यहाँ पर तरलता लिखना पड़ेगा और ए गलत है। हृदय मांसपेशियां डैश होती है। हृदय मांसपेशियां यानी कि कार्डियक मसल, हृदय मांसपेशियां यानी कि कार्डियक मसल यानी कि हार्ट का मसल। तो जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, शाखित होते हैं, एकल नाभिक होते हैं। ये क्या है कि कार्डियक मसल के ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, खासियत है, ये विशेषताएं हैं, इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। कार्डियक मसल के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं सिलेंड्रिकल, वो होते हैं ब्रांच्ड और वो होते हैं मोनोन्यूक्लिएट या फिर बोल दो यूनी न्यूक्लिएट, यानी उनमें एक सेल में एक ही नाभिक होगा। 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य 20 हर्ट्ज है का समय अंतराल होगा। चाल बराबर होता है तरंग दैर्घ्य और बट्टे में समय अंतराल। चाल आपको दे रखा है 500 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखो जो तरंग दैर्घ्य है उसमें यूनिट लगाया गया है ये हर्ट्ज। हर्ट्ज ये ऐसा मात्रक होता है आवृत्ति का। किसका होता है? आवृत्ति का, ना कि तरंग दैर्घ्य का। तरंग दैर्घ्य को हम लोग मीटर में माप सकते हैं। तरंग दैर्घ्य दूरी बताता है, तो दूरी को हम लोग मीटर सेंटीमीटर जो भी होता है उसमें माप सकते हैं, दूरी का जो भी मात्रक होता है। तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज ना होकर के 20 मीटर होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि 20 मीटर होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है मेरे द्वारा, ये बोर्ड में ही, बोर्ड की तरफ से ही सवाल आपको ये दिया गया था 20 हर्ट्ज लिख करके। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 20 मीटर था, 20 मीटर है, समय अंतराल हमें चाहिए। यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। टी बराबर हमारा आ जाएगा 2/50, 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड। तो जब हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे तब हमारा आंसर ये डी आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश एक अधूरा आवर्त है। तो ये एक फर्जी सवाल है, बेकार का सवाल है, बोर्ड की तरफ से भी सवाल को इग्नोर कर दिया गया है हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये एकदम फिजूल का सवाल है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता कि अधूरा आवर्त है। ऊपर से आवर्त भी दे रखा है, समूह भी दे रखा है। डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पर वाहिका लिखा हुआ है, बोर्ड वाले ने वाहिका लिख कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इस वाहिका का मतलब होगा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वही ग्लैंड का निर्माण करता है, ग्रंथि का निर्माण करता है। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ये बात आप जानते हो, क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अवंधित डैश होते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें लूजली बाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर सकते हैं। तो ढीले अवंधित यानी कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो धातुएं होती है वो अच्छी सुचालक होती है। डैश एक सतही परिघटना है। इनमें से कौन है जो कि सतह पर होने वाली परिघटना है, सतह पर होने वाली प्रोसेस है? यह है वाष्पीकरण। इवेपोरेशन का मतलब होता है द्रव से वाष्प में कन्वर्ट होना, वो भी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण सतह पर होने वाली परिघटना है, यानी कि वाष्पीकरण जो होता है वो जो सरफेस पे वाटर होता है उसका होता है, ना कि पूरे वाटर का होता है। और वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। वाष्पीकरण के कारण कूलिंग इफेक्ट आता है, यानी कि शीतलता आता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, कूलिंग इफेक्ट। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वायुमंडल दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? ठोस पिघलकर द्रव बन गया, ठोस पिघलकर द्रव बन गया, यानी कि ये क्या हुआ? गल गया। इसको बोलते हैं गलना। गलना होता है गलनांक पर। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है। यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीश्वसन, ठीक है। ऑक्सीश्वसन इसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर बोलते हैं वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की मदद से होगा ये।
क्या होगा, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होगा, यहाँ लिखा है ना पूर्ण विघटन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा और यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया जहां सीव ट्यूब लिखा था, कंपेनियन सेल लिखा हुआ था, जहां मैंने आपसे कहा साथी कोशिकाएं या फिर इसी को बोलते हैं सह कोशिकाएं। तो सीव ट्यूब साथी कोशिकाएं, इनके बारे में मैंने आपसे कहा कि ये फ्लोएम टिश्यू का कंपोनेंट है और इनका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, भोजन का संवहन करना। जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग, जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो यानी कि उदासीन हो तब इसका कलर बैंगनी होता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं या फिर बोल दो दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं। यहाँ देखो एक आंख को दिखाया गया है जिसमें दीर्घ दृष्टि दोष है। इसमें देखो नजदीक की वस्तु जब देखा गया तो प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन करके कहां बन रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब का निर्माण अच्छे से या फिर बोल दो वस्तु साफ साफ दिखाई तभी देती है जब प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पे होना चाहिए। निकट दृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष है ये। नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है क्योंकि नजदीक की वस्तु जब देखने के लिए बंदा आंख खोलता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, रेटिना के बाद बनता है, लेकिन बनना कहां चाहिए था, रेटिना पे बनना चाहिए था। इसको सही करने के लिए यहां पर देखो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया गया है। जब कॉन्वेक्स लेंस को डाला गया बीच में तब प्रतिबिंब का निर्माण देखो रेटिना पे वापस से बनने लगा। अब वस्तुएं साफ साफ दिखने वाली है। 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः ये रखे हैं। तो जेड एक है, जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, तो 8 2 10 18 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 प्रोटॉन हो जाएगा, 18 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। 18 एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है जो कि निष्क्रिय गैस है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। इस वीडियो का पहला ही सवाल था जहां मैंने आपसे कहा कि जब आप किसी वस्तु को जल में डुबोते हो तो वस्तु का भार नीचे की ओर काम करता है और जल उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है जिसे हम लोग उत्क्षेप बल अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो देखो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर दिखाया गया है जो कि जल द्वारा लगाया गया है और ये वस्तु का भार है। वस्तु का भार बोले तो इस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि हमेशा नीचे की ओर काम करता है, तो विपरीत दिशाओं में हो जाएगा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदु पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। पिछले वीडियो में भी एक सवाल आया था इस तरह का, W = Q इंटू में V हो जाएगा। Q का वैल्यू 5 है, V का वैल्यू 10 है, तो 50 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम माध्यम का तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। क्लोरीन गैस के क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है। जो क्लोरीन गैस हम लोग बोलते हैं जिसका जो हम मास लेते हैं 35.5 लेते हैं, इनमें क्लोरीन के 2 समस्थानिक का मिश्रण है जो कि 3:1 के रेशियो में मिले होते हैं। ये 2 समस्थानिक कौन से हैं ये ध्यान में रखिएगा। जो क्लोरीन गैस हम लोग बोलते हैं जिसका जो हम मास लेते हैं 30.55 लेते हैं, इनमें क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो एक क्लोरीन 35 है और दूसरा क्लोरीन 37 है। ये दोनों समस्थानिक है क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर देखो सब सेम ही है, 17 17 17। तो 2 समस्थानिक है क्लोरीन 35 क्लोरीन 37। परसेंटेज में भी आपसे पूछा जा सकता है क्लोरीन 35 इतना परसेंट, क्योंकि ये 3:1 के रेशियो में है ना, 3:1 के रेशियो में है। तो एक होगा 75% के आसपास और दूसरा होगा 25% के आसपास, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो क्लोरीन 35 ये 75% के आसपास और क्लोरीन 37 ये 25% के आसपास होता है। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सिंपली ग्रेविटी बोल दो। तो जब हम ग्रेविटी बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी और किसी भी आप ऑब्जेक्ट को उठा लो, पृथ्वी के पास अपना द्रव्यमान है, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई भी वस्तु उठा लो, आप दुनिया का कोई भी वस्तु उठा लो, उसके और पृथ्वी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी को हम लोग गुरुत्व बल बोलते हैं। तो जो गुरुत्व बल होता है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 2 द्रव्यमानों के बीच में काम करता है। 2 आवेशों के बीच में जो काम करता है उसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तात्विक तत्व का अधात्विक गुण, ये सवाल भी सारे स्टूडेंट के लिए इग्नोर कर दिया गया है क्योंकि इस सवाल में भी क्या है, लोचा है। आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर एक चीज, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण यानी कि मेटालिक कैरेक्टर ये घटता है, और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, तब यही मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर मेटालिक कैरेक्टर घटता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा,
घटेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि अधात्विक गुण और मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि धात्विक गुण। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? थैलोफाइटा समूह के अंदर शैवाल ही शैवाल आते हैं। तो यहाँ देखो आप, ये जो कारा है, ये जो यूलोथ्रिक्स है, ये जो क्लेडोफोरा है, तीनों के नाम रट लो आप अच्छे से। ये सारे के सारे शैवाल हैं, सारे के सारे थैलोफाइट्स हैं। प्लांट किंगडम के अंदर जो थैलोफाइटा आता है। उसके बाद यहाँ देखो मार्सिलिया है और फर्न है। मार्सिलिया है, फर्न है, ये है टेरिडोफाइट, ये है टेरिडोफाइट्स और ये सारे के सारे हैं थैलोफाइट्स। कौन नहीं है? मार्सिलिया। डी हमारा राइट आंसर। रूट टिप यानी जो जड़ होती है उनके शीर्ष में और शूट टिप जो कि तना होता है उसके शीर्ष में कौन सा ऊतक पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक पाया जाता है। तो यहाँ पर केवल विभज्य ऊतक दे रखा है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विभज्य ऊतक में भी कौन सा? एपिकल मेरिस्टम यानी कि शीर्षस्थ विभज्य ऊतक आपको ध्यान में रखना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।